हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएसटी। एलएसटी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। आज की वीडियो में हम BHDLA यानी कि हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 है ये। इससे हमने पहले 6 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। उसको आप नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे वीडियो आ गई होगी, उसको टैप करके देख सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो, वरना आप चैनल को विजिट कर सकते हो। और ये जो PDF जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैंने 2-3 बुक से मर्ज की हुई है और इसकी PDF की फॉर्म है वो मैंने नीचे अटैच की हुई है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो देखते हैं अगली वीडियो, अगला पार्ट चेक करते हैं। इसमें हम यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं, आंगिक संप्रेषण वाले टॉपिक से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, हाव भाव से क्या तात्पर्य है, विस्तार से समझाइए। हाव भाव के प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। हाव भाव का मतलब क्या होता है, जो हम एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, है ना, उनको बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। तो हाव भाव उन आंगिक चेष्टाओं को कहते हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में व्यक्त होती हैं, जैसे नहीं कहते समय सिर हिलाना। सामान्य उक्तियों के साथ व्यक्त हाव भाव इस प्रकार हो सकते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इनको देखते हैं हम। ठीक है, उक्ति क्या है, मैंने उसे भगा दिया, यानी कि मैंने हाथ दूर करने का इशारा किया, वो समझ गया, भगा दिया। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैंने उसे भगा दिया, उसके साथ साथ मैंने अपने हाथ का भी प्रयोग किया समझाने के लिए। मैं तुम्हें मारूंगा या मारूंगी, इसके लिए तर्जनी से ताड़न का संकेत, यानी कि ऐसे मारने का हाथ दिखाते हैं ना, या मुक्का दिखाते हैं कि मारूंगा मैं तुझे, वो। अगला है ठीक है मिल जाएगा। हाँ जैसी मुद्रा में सिर को 2 बार हिलाना, यानी कि ऊपर नीचे करना 2 बार सिर को, कि हाँ मिल जाएगा। अगला है मत करो यह काम, इसके लिए बाहर की तरफ खुली हथेली को धीरे दाएं बाएं 2 बार या 3 बार हिलाना, कि नहीं ऐसे मत करो। अगला है अस्सलामु अलैकुम, अच्छा मतलब किसी को अस्सलाम वालेकुम, यानी कि सलाम करने के लिए हाथ को सलाम की मुद्रा में ऊपर ले जाना, या नमस्ते करने के लिए दोनों हाथों को जोड़ना। ये सब क्या है, आंगिक संप्रेषण के रूप हैं। ठीक है, भाषिक अभिव्यक्ति के साथ हाव भाव काफ़ी गहराई से जुड़े हैं। हम प्राय भाषण या संवाद की स्थिति में आंगिक चेष्टाएं करते हैं। यह भाषा का आंगिक अंग सा हो गया है और उक्ति के साथ साथ हाव भाव भी आ ही जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग टेलीफोन पर बातचीत करते रहते हैं, भले ही उनकी ओर कोई देखे भी नहीं, फिर भी वह आंगिक प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। अगला है हाव भाव आदि आंगिक चेष्टाएं सह संप्रेषण के माध्यम है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे चुप रहने के लिए होठों पर उंगली रखना, पास आने के लिए उंगलियों से संकेत करना, इस तरह से हम करते हैं। भाषा रहित संकेतों को आम बोलचाल में इशारा कहा जाता है, यानी कि जो आंगिक प्रक्रियाएं हैं इनको हम आम बोलचाल में इशारा भी कह सकते हैं। मैं तुम्हारा इशारा समझा नहीं, उसने मुझे इशारे से पुकारा, उन्होंने इशारा किया कि बक्सा नीचे है, दोनों इशारे से बात कर रहे थे। इस तरह के शब्दों को हम, इस तरह के वाक्य को हम सुनते रहते हैं अपने आम बोलचाल में। ठीक है, अगला है हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता। देखते हैं सापेक्षता। इसमें हाव भाव कुछ हद तक सार्वभौम होते हैं, जैसे हाँ के लिए सर हिलाना आदि। यह भी सच है कि हाव भाव में भाषाओं और प्रयोक्ता के विभिन्न वर्गों के अनुसार अंतर होता है, यानी आंगिक चेष्टाओं में कुछ हद तक जो है यह यादृच्छिकता, यानी कि इच्छा बोल सकते हैं किसी चीज़ की। इस संदर्भ में भाषा के समान, अच्छा ये संदर्भ जो है भाषा के ही समान माना जाता है, जिसमें सामाजिक स्तर पर विविधता होती है। यानी कि अब सिर हिलाना है, अब हमारे क्षेत्र में इसको हम हाँ मानते हैं, लेकिन अगर हम किसी और देश में जाते हैं उसमें सिर हिलाने का हो सकता है कुछ और संकेत मानते हैं उसको, है ना, मान सकते हैं। हो सकता है कि सिर हिलाना खतरे का संकेत हो, या फिर आप किसी गुप्त मिशन पे जा रहे हो, उसमें सिर हिलाना मतलब कि अटैक करना, या फिर सिर झुकाना मतलब है झुकना, या फिर सरेंडर करना। ये जो है इसका संदर्भ जो है हर जगह पे अलग अलग हो सकता है ना। ऐसे उत्तर भारत में जो है इसको नहीं से दर्शाते हैं, ऐसा ऐसा अपने मुंह को ऐसा करना नहीं मतलब होता है, इसको करना हाँ होता है। लेकिन दक्षिण भारत में जो है वहाँ भी सेम है ना, हाँ के लिए ऐसे ऐसे। ये क्या होते हैं, सामाजिक
प्रवृत्तियाँ होती हैं जो हर जगह सेम हो सकती हैं, है ना। अगला है हाव भाव के प्रकार्य। प्रकार्य क्या हो सकते हैं, यानी कि फंक्शंस क्या हो सकते हैं हाव भाव के। हम बचपन से ही भाषा के अर्जन के साथ साथ हाव भाव अर्जित करते हैं और मौखिक के साथ साथ इनका बराबर उपयोग करते हैं। यानी कि हम हाव भावों का भाषा के साथ ही इनको समझते हैं और बोलते समय या उच्चारण करते समय उनका उपयोग भी करते हैं। जैसे हाव भाव अक्सर मौखिक भाषा के अभाव में या उनके स्थान पर संकेत या इशारे का काम करते हैं। बिना बोले कंधे उचकाना, मैं क्या जानूँ, है ना, देता है। और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार का अर्थ, यानी कि हम बिना बोले ऐसी प्रतिक्रियाएं करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हाव भाव में कथ्य या संदेश के आंगिक प्रतिरूप है तथा संप्रेषण को पुष्ट कराते हैं। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा के साथ मुक्का दिखाना ये रहा। दौड़कर आओ के साथ उंगलियों से आने का इशारा करना है, संकेत करना, है ना। और मुझे क्या मालूम कहने के साथ साथ कंधे उचकाना, ये तो अभी हो गया था। अगला है हाव भाव की दिशा आदि की दृष्टि से सांकेतिक होते हैं। सही बात है। यह आमतौर पर यह वह, ऊपर नीचे आदि शब्दों के बिना हाव भाव नहीं बोलते। अर्थात हम शब्द बोलते हैं, साथ ही अर्थ और संकेत भी करते हैं, यानी कि बोलने के साथ साथ हम उसको व्यक्त भी करते हैं कि ये करना है। अगर मैं तुम्हें बुलाता हूँ अपनी तरफ, जल्दी आओ, साथ में उंगलियों से इशारा भी करूँगा आने का। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ बाहर निकलो, तो साथ में अपने हाथ को बाहर की तरफ इशारा करूँगा कि बाहर निकलो जाके। इसी तरह यही इसका मुख्य समझाने का वो है। अगला है हाव भाव अक्सर हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या कहने वाला है या किस मन स्थिति में है। अर्थात हाव भाव संप्रेषण में अनुमान का आधार बनता है। अच्छा, हाव भाव ना हो, हम सिर्फ मुँह से बोलें, तो हो सकता है कि अगला व्यक्ति हमें ठीक से ना समझ पाए, उसको हमारी भाषा का अभाव हो। या कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारी भाषा नहीं समझता, लेकिन हमारे हाव भावों से हमारे विचारों को समझ आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसी तरह हाव भाव जो है भाषा के साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं। और यह सामाजिक, मतलब कि इनकी जो है भौगोलिक क्षेत्रों की दशा होती है। जैसे कि अगर आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, अगर आप किसी मिशन पे हो तो आपके आंगिक संप्रेषण जो है वो अलग तरह से डिकोड करे हो सकते हैं। हम मानते हैं कि थम्स अप का मतलब है कि हम जीत गए, थम्स डाउन का मतलब है हम हार गए, है ना। और एल्बो अप का ऊपर है कि हम ऑन मिशन है, एल्बो डाउन का मतलब है कि मिशन एंड हो चुका है, अबॉर्ट कर दिया हमने। इस तरह से हो सकता है कुछ भी। संप्रेषण के जो तत्व हैं या उसका जो अर्थ है वो अलग हो सकता है सामाजिक स्थिति के हिसाब से। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर कुछ और हो सकते हैं, दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर कुछ और मतलब हो सकता है उन हाव भावों का, सेम हाव भाव का। यही है। तो अगला है हाव भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति को लय गति देने का काम करते हैं और अभिव्यक्ति के स्तर पर रूप देते हैं। माना कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति में किसी शब्द पर बल देना चाहता है तो बल की आंगिक चेष्टा करता है। वह उचित को अचानक रोकता है तो हाव भाव भी रुक जाते हैं, है ना। अगर वह बोलते बोलते रुकता है तो हाव भाव भी रुक जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो कॉमन बातें उनको लिखा हुआ है। इन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें आपके हाव भाव बोलने के बाद आपके दिमाग में आती हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको अपने आंसर में लिखना है। लेकिन आंसर लिखना और बोलना ये दो अलग चीज़ें हैं। हम जो बोलते हैं उसको नहीं लिख सकते, लिखने के लिए हमें एक औपचारिक भाषा का उपयोग करना होता है। वो औपचारिक भाषा आपको किताबों में मिलती है। तो आप इस PDF को पूरा पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया अभी पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि आप जब 1000 वर्ड पढ़ेंगे, 1000 वर्ड का आंसर पढ़ेंगे, जब भी आप 400 वर्ड का आंसर लिख पाएंगे। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़े। तो सुनना सिर्फ इतना कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए जितना मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन जो मैं PDF प्रोवाइड कराऊँगा उसको पूरा पढ़ना है आपको। अगर आप इन 1000 वर्ड के आंसर को पढ़ेंगे तो आप कम से कम 400 वर्ड का प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे। अगर आप 10 पॉइंट्स को 10 मेन पॉइंट्स को 10 हेडिंग्स को पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 4 हेडिंग तो याद रहेंगी। ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, हाव भाव के निम्न प्रकार भी होते हैं, जैसे कि हाव भाव अभिव्यक्ति को जीवंतता देता है। हाव भाव व्यक्ति को पुष्ट करते हैं, व्यक्ति को पूरक बनाते हैं, अभिव्यक्ति को अर्थ देते हैं। हाव भाव कहीं कहीं अभिव्यक्ति का स्थान ले लेते हैं। हाव भावों से हम मनोभावों को अभिव्यक्ति देते हैं। हाव भाव कथ्य को ठीक से समझने और उन्हें याद रखने में उपयोगी हैं। हाव भाव से हम वक्ता के मंतव्य और मनस्थिति को अनुमान कर लेते हैं।
है ना। ये सब पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, उनको खाली अब इन्होंने लिखित रूप में व्यक्त किया हुआ है, लेकिन हम इसको समझ चुके हैं अपने मौखिक संप्रेषण से। अच्छा, अब है हाव भाव और भाषा में उसका स्थान। ये भी हम समझ चुके हैं ऑलमोस्ट बोल बोल के भी, मतलब भाषा में हाव भाव का क्या स्थान है, इसका मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आया है, अब वो हमारी भाषा को नहीं समझता ठीक अच्छी तरह से, लेकिन अगर हम उससे गुस्से में बोलते हैं कि बाहर निकलो या फिर मुझे नहीं पता, तो हम कैसे बोलेंगे, अपने कंधे उचकाएंगे। तो अगर वो हमारी भाषा को ना भी समझे, लेकिन हमारी जो प्रतिक्रिया है उसको समझ के वो अनुमान लगा सकता है कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही अनेक उदाहरण हो सकते हैं, उन्हीं को भरा हुआ है। या फिर मान लो मैं किसी को व्यक्ति को गुस्से में बुला रहा हूँ कि इधर आओ मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, लेकिन मैं उसको बोलना नहीं चाहता। अगर मैं बोलूँगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं उसको उधर आओ बोलूँगा गुस्से की आवाज़ में, तो वो पहले ही समझ जाएगा कि मैं गुस्सा हूँ और वो पहले ही सचेत हो जाएगा। है ना। और जैसे मैं गुस्सा हूँ तो मेरी आंखें लाल हो सकती हैं, ये भी आंखिक संप्रेक्षण का ही एक रूप है ना। तो वो अगला व्यक्ति मुझे समझ सकता है। या फिर मैं ज़्यादा खुश हूँ तो मेरी आंखें हंस रही हैं, या मैं इमोशनल हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं। तो ये जो है भाषा को समझने में सरल बनाता है आंगिक संप्रेषण। अगर आंगिक संप्रेषण नहीं होगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ ना, सिर्फ बोलता रहूँ, तो आपको क्या होगा, समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है या कुछ भी होता है, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। लेकिन जो हम संकेतों को देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो आप मेरी भाषा को सुनो ना सुनो, लेकिन आप इस चिन्ह को देख के, इस संकेत को देख के समझ जाओगे। सेम चीज़ संप्रेषण के टाइम पे होती है कि अब जो हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको देख के इंसान समझ जाता है कि अगला इंसान क्या बोलना चाहता है, या अगला समूह या अगला संगठन या कुछ भी जो श्रोता है वो प्राप्तकर्ता को समझा पाता है आंगिक संप्रेषण की मदद से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आंगिक भाषा का अर्थ समझाते हुए इसके दो रूपों यानी कि शारीरिक प्रतिक्रिया और शारीरिक स्थितियों पर चर्चा करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है हमारा। इसमें क्या है, दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, शारीरिक अवस्थाएं हो सकती हैं और एक स्थितियाँ हो सकती हैं, प्रतिक्रिया हो सकती हैं, यानी कि चलो ठीक है, आंसर में समझते हैं, वहीं पे पता चल जाएगा आपको। एक होती है बॉडी लैंग्वेज और एक होती है बॉडी की रिएक्शन, है ना, उसको समझ सकते हैं आप। हम अपने दैनिक जीवन में बातचीत करते समय आंगिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आंगिक भाषा इज इक्वल्स टू बॉडी लैंग्वेज। आंगिक संप्रेक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है जब हम अब अपने मनोभावों को शब्द से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी इन मनोभावों को व्यक्त करता है। अतीव क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे की मांसपेशियां तन जाती हैं, कभी कभी गुस्से से शरीर कांपने लगता है, हाथ भींच जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम बिना भाषिक अभिव्यक्ति के ही मनोभावों को समझ जाते हैं कि अगला व्यक्ति शर्मा रहा है, घबराहट में है, भय में है, प्यार में है, घृणा में है। इन तरह की अभिव्यक्तियों को हम समझ जाते हैं, है ना। अब आते हैं अच्छा, आंगिक भाषा और आंगिक प्रतिक्रिया, ये दोनों क्या है, दोनों ही समझने में बहुत सरल होती हैं भाषा के मुकाबले, है ना। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं कभी भी अपने बोल के ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं गुस्सा हूँ। आप लोग कभी जब भी समझोगे या जो भी मेरे सामने खड़ा है वो मुझे समझेगा तो मेरी प्रतिक्रियाओं से ही समझेगा। मैं चीज़ें फेंक रहा हूँ या मैं ठीक से जवाब नहीं दे रहा हूँ, मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, मैं हाथ भींच रहा हूँ, मेरी आंखें लाल हो रही हैं, इन चीज़ों से ही गुस्से का अभाव होता है। अच्छा, आंगिक भाषा के दो रूप हैं। एक है शारीरिक प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रियाएं शरीर की रासायनिक यानी कि बॉडी केमिस्ट्री पर आधारित हैं। दूसरा रूप है शारीरिक स्थितियाँ, यह स्थितियाँ बॉडी फिजिक्स पर आधारित हैं। ठीक है, अब आते हैं शारीरिक प्रतिक्रियाओं पे, रिफ्लेक्सेस पे। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो उसमें है शारीरिक प्रतिक्रियाएं आंगिक भाषा का एक रूप है। ये मनोभावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गुस्से में आंख लाल होती हैं, लाज में चेहरा लाल होता है, घृणा में मुंह और नाक की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, है ना। और काव्यशास्त्र में रस के संदर्भ में शारीरिक रूप से व्यक्त हुई प्रतिक्रियाओं को संचारी भाव की संज्ञा दी जा गई है। शारीरिक प्रतिक्रियाओं मनोभावों की स्थिति में उत्पन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती हैं। विभिन्न भावों की स्थिति में शरीर के
विभिन्न हार्मोन कई तरह के विकार पैदा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भावों की स्थिति में इन प्रतिक्रियाओं से बच नहीं सकते। दूसरा, हम इन प्रतिक्रियाओं के अभाव में इन भावों की पूरी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। यही कारण है कि नाटक या फिल्मों में कई पात्र इसे इस तरह सफल अभिनय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में मात्र संवाद से ही भावों की अभिव्यक्ति कर संतोष कर लेते हैं। लेकिन जो पात्र भावों के अनुरूप सही शारीरिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर पाते हैं, वास्तव में वही सफल अभिनेता होते हैं। लेकिन आप बोलते हैं ना अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर, तो जो अच्छी एक्टिंग यानी कि अच्छी शारीरिक प्रतिक्रियाएं कर रहा है वह एक अच्छा एक्टर होता है, और जो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता वो अच्छी शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। यही फ़र्क होता है बस। शारीरिक प्रतिक्रियाओं में गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलना, आवाज़ का ऊंचा होना बल का प्रतिरूप है। गलती करने पर हिचकिचाकर बोलना आदि भी शामिल है। लोगों को शारीरिक प्रतिक्रियाओं में भी अंतर देखा जा सकता है, जैसे कि क्रोध, स्वभाव, है ना, और जबकि शांत स्वभाव व्यक्ति क्रोध की स्थिति में भी इतनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करते। ठीक है, अगला है शारीरिक स्थितियां क्या हो सकती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। शारीरिक स्थितियों से वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभावों में एक दूसरे के प्रति उनके आकर्षण विकर्षण के संदर्भ में समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दो घनिष्ठ मित्र बात कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर मुखातिब होंगे। वे एक दूसरे के एक स्पर्श की दूरी पर होंगे, यानी कि ऐसे टचेबल डिस्टेंस पे होंगे जहाँ से वो एक दूसरे को टच कर सकें। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे। इसकी तुलना में दो अजनबी लोग दूरी से बात करेंगे और बेगाल होकर बात करेंगे। इस प्रकार शारीरिक स्थितियाँ व्यक्तियों को आपसी संबंधों में सूचना देती हैं। माना हम किसी सभा में बोल रहे हैं और सभा में 10-12 लोग उपस्थित हैं। लोग विचार सुन रहे हैं। वे जानबूझकर आंगिक चेष्टाएं या हाव भाव प्रदर्शित नहीं करते, फिर भी हम जान जाते हैं कि कौन बोरियत महसूस कर रहा है और कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन मन में हमारे विचारों का स्वागत कर रहा है और कौन मन ही मन हमारे विचारों को खिल्ली उड़ा रहा है। उनकी मुखाकृति, बैठने उठने का अंदाज, हाथ रखने का तरीका सभी हमें उनके मन के भावों को समझने के लिए पर्याप्त संकेत करते हैं। यही आंगिक भाषा है जो शारीरिक स्थिति से प्रकट होती है, यानी कि फिजिक्स से प्रकट होती है। यहाँ 5 प्रमुख स्थितियों की चर्चा की गई है जिससे भाषा की अभिव्यक्ति को समझा जा सकता है। पहला है क्षेत्र, ये इसको आप पूरा पढ़ना पीडीएफ से भी। विद्वानों के अनुसार दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण के स्तर पर 4 तरह की दूरियां होती हैं। एक है घनिष्ठता, यानी कि बहुत ज़्यादा मित्रपन या दोस्ती। इसमें है 1 से 2, 2 से आधा, एक से यानी कि आधे से 1 फुट या आधे फुट के आसपास। अगला है परिचय का क्षेत्र। इसमें क्या होता है 1 से आधा फुट, है ना, मतलब आधे या 1 फुट से 4 फुट तक, है ना। अगला है सामाजिक संपर्क। इसमें क्या है 4 से 12 फुट। या अगला है सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें है 12 फुट से अधिक। ये मतलब एक आइडियल है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है। सामाजिक संपर्क में घर आया, डाकिया, रास्ता पूछने वाला अजनबी, नौकर आदि आते हैं। यानी कि इस वाले में कौन आता है, अजनबी जो होते हैं, जैसे डाकिया हो गया, पोस्टमैन हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, कुछ भी हो सकता है वो, रास्ते में कोई हमसे सड़क पे कोई रास्ता पूछता है वो हो गया। सामाजिक संपर्क में कौन आता है, ये आते हैं इसमें आते हैं। जिसे हम संबोधित करते हैं। माना किसी लिफ्ट में 8-10 लोग ठुस कर खड़े हैं। भौतिक निकटता के बावजूद ये घनिष्ठता का क्षेत्र नहीं है। इस स्थिति में मन में दूरी कायम रखने के लिए कुछ मान्य सामाजिक फायदे हैं। लोग अनावश्यक ना बोलें, परिचितों से बोलें तो फुसफुसाकर शारीरिक स्पर्श से बचें, और स्पर्श हो जाए तो दूरी रखने का उपक्रम करें। पास खड़े लोगों की आंखें मिलाकर ना देखें, तो हो सके तो सिर्फ छत की तरफ देखें। अगर कभी देख भी लिया तो चेहरा भावविहीन हो। दूसरी ओर घनिष्ठता के क्षेत्र में खड़े व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुखाबित होंगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ अपनी इच्छा से खड़े होंगे।
मुख करके, आंखें मिलाकर बात करें, प्राय शारीरिक स्पर्श, हाथ थपथपाना, कंधा छूना, प्रशंसा की ताली देना, शाबाशी में कुहानी मारना स्थापित करते हैं। क्षेत्र में अंतर आने पर व्यक्तियों के मंतव्य का भी अनुमान हो जाता है। अगला है अंदाज, पोस्चर, बैठने या खड़े होने का अंदाज, हाथ रखने का अंदाज, जिससे हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति हमें इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। इसको आप पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। अगला है उन्मुख होना। नीचे दिए गए क्षेत्र में पहले चित्र में दो लोग खड़े हैं यदि एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, इसका आशय है कि वह समूह को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है और तीसरे परिवेश में गुंजाइश है। दूसरे चित्र में दोनों एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ देख के खड़े हैं, यानी कि वो अपने समूह में तीसरे व्यक्ति का परिवेश नहीं चाहते हैं। ये पहले व्यक्ति जो हैं ये एक दूसरे की तरफ मुँह करके नहीं खड़े हैं। यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी आ जाए तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अक्सर हम देख सकते हैं कि तीन लोग एक वर्ग में खड़े होते हैं जिसमें से दो लोग किसी स्थितिवश एक दूसरे की ओर उन्मुख हो जाते हैं, यानी कि ऐसे दिया हुआ एग्जाम्पल में सब है ना इसमें ठीक है। अगला है मुखाकृति, फेशियल एक्सप्रेशंस। मुखाकृति से हम चेहरे के भावों को आसानी से समझ सकते हैं। ये रहा, ओह फिर से वही गलती, बात समझ में आ गई, अब यही करूँगा, है ना बड़ी मज़ेदार चीज़। ये सब क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है जिससे हम समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बना रहा है मतलब उससे गलती हो गई है कुछ, या फिर वो कुछ भूल गया है, ऐसा एक्सप्रेशन है दूसरा वाला, तो इसमें क्या है कि उसको कुछ चीज़ समझ में आ गई है, वो कुछ सोच रहा है। ये क्या है कि उसको कुछ बढ़िया चीज़ मिल गई, मज़ेदार चीज़ मिल गई, उसके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेक्षण के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। संप्रेक्षण के जो विभिन्न रूप हैं उनका परीक्षण देना है। पहले जो हमने पढ़ा था आंगिक, मौखिक और लिखित, ये सब क्या है, एक प्रकार थे, ये रूप हैं उनके। तो संप्रेक्षण अनेक रूपों में विकसित हुए हैं, विशेष तौर पर भाषा के विकास से, जिसमें उच्चारित व लिखित शैली होती है। दोनों ही संप्रेक्षण अनेक रूपों में विकसित हुए हैं। लिखित और जो भाषिक मौखिक संप्रेक्षण है वो इन संप्रेक्षणों में, इन रूपों में चलते आए हैं, इन पर चर्चा के विषय रहे हैं। जैसे कि एक है साक्षात्कार। सामान्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जा सकता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक शब्दावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करते हैं। ठीक है, साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है और इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का सार्थकता एवं वैधता साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करती है। सूचना संकलन की इस विधि में प्रयोग में साक्षात्कारकर्ता के लिए दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़े सरलता से पक्षपातपूर्ण बन सकते हैं। साक्षात्कार से साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप के साथ साथ शाब्दिक के अर्थपूर्ण एवं अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं, इशारा करना तथा मुखमुद्रा का भी प्रयोग करता है। साक्षात्कार के विद्वानों ने इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यह है, गुड एंड हैट के अनुसार किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। डेजिन ने साक्षात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया है। साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं प्राप्त करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सभी प्रकार के साक्षात्कारों में तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। दो व्यक्तियों के मध्य संबंध होता है, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन होता है ये, और तीसरा पॉइंट है, साक्षात्कार से संबंधित दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य से विषय में संज्ञान होना पड़ता है। अगला पॉइंट है हमारा संवाद। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं।
यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है उसको संवाद कह सकते हैं हम। व्यावहारिक जीवन से लेकर साहित्यिक विधाओं तक संवाद की कई रूप उभर कर सामने आते हैं। इससे संवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। हम आपस में संवादों के जरिए ही बात करते हैं, अतः संवादों के विविध रूप हमारे सामने उभर कर आते हैं। तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है इसका संप्रेषण का, वह है सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार। आज मानव का अधिकांश समय सामाजिक आदान प्रदान में ही बीतता है। मनुष्य जीवन में इतनी विविधता है कि प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक इतना सामाजिक आदान प्रदान होता है कि मनुष्य स्वयं ही से संबंध में सचेत नहीं होता है, यानी कि आधा चीज़ें तो खुद ही भूल जाता है मनुष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा संवाद से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। तो हमें संवाद को समझाना है इस क्वेश्चन में, तो इसको और ऊपर देता हूँ ये। हाँ, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। संवाद भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। वास्तव में व्यक्ति प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कई प्रकार के संवादों से गुजरता है। संवाद का एक ही रूप वार्तालाप भी है, जो सुबह उठने से शुरू होता है और रात को सोने तक चलता है। मोटे तौर पर संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी विषय विशेष को लेकर किया जाने वाला वार्तालाप है। साहित्यिक कृतियों में संवाद को कथोपकथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। संवाद के कई रूप व्यवहार में प्रचलित हैं, जैसे कि दो देशों के बीच शिखर वार्ता, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसको पढ़ सकते हो आप। जैसे इसको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें पढ़ सकते हो इसको आप। अगला है साहित्य कला या संस्कृति विषयक संवाद, ये भी ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं अभी। एक विशिष्ट संवाद है जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार के संवाद में साहित्य या कला संस्कृति से संबंधित किसी भी विषय पर प्रतिभागी गंभीरता से संवाद करते हैं। साहित्य जगत में प्रेमचंद्र और ज्ञानेंद्र के बीच हुए संवाद प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला देखते हैं साहित्य रचनाओं एवं फिल्म नाटक आदि के संवाद। साहित्य रचनाओं एवं फिल्म नाटक आदि के संवाद अलग अलग तरह के होते हैं। संवाद का यह रूप सृजित है। यह जीवंत संवाद ना होकर कल्पित संवाद है। रचनाकार ऐसे संवादों को स्थिति के विषय अनुकूल अपनी रचना में सृजित करता है। हिंदी में ही अनेक उपन्यासों, कहानियों, नाटकों आदि में और फिल्म तथा टेलीविज़न के पर्दे पर इन साहित्यिक या कलात्मक संवादों का लोग आनंद उठाते हैं। अगला है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संवाद। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी जरूरी होते हैं। इन क्षेत्रों में अधिकारी, विद्वानों और शोधकर्ता अपने उपलब्ध ज्ञानों को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए साथी विद्वानों से संवाद करते हैं। अगला है व्यक्तिगत स्तर के संवाद। व्यक्तिगत स्तर के संवाद सुबह से रात तक ही चलते हैं। इन व्यक्तिगत संवादों में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, पुत्र पुत्री, मित्रों के बीच कई बार विवाहित अवसर पर संबंधियों के बीच सामूहिक संवाद होते रहते हैं। यानी कि जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं उसको शारीरिक संवाद व्यक्तिगत स्तर का संवाद कह सकते हैं। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, माता पिता के बीच में, या माता बाप बेटे के बीच में, है ना, बाप बेटी के बीच में, टीचर और विद्यार्थी के बीच में, है ना, और रास्ते पर चलते किसी व्यक्ति से आपकी वार्ता, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संवाद का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो अगला इसमें क्वेश्चन है हमारा सामाजिक आदान प्रदान क्या होता है, इसमें विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। यानी कि सामाजिक आदान प्रदान जो होता है इसके विभिन्न रूपों का हमें उल्लेख करना है। ठीक है, सामाजिक आदान प्रदान मानव जीवन का अहम हिस्सा है। वास्तव में मानव संप्रेषण का अन्य प्राणियों के संप्रेषण से भेद ही इसी बात में है कि मानव ने स्वयं का समाज बनाकर सभ्यताओं और संस्कृतियों का निर्माण के साथ रहना सीखा है। इसलिए मानव ने भाषा का निर्माण भी किया, जिसे बाद में लिपि के विकास के साथ लेखन के लिए प्रयोग करना भी संभव हुआ। अब तो लेखन के माध्यम से मानव अपना सदियों से सचित ज्ञान को भी सुरक्षित कर लिया है, उसमें लगातार बढ़ोतरी भी करता रहा है। मानव द्वारा अर्जित ज्ञान उसकी अल्पायु से कहीं अधिक दीर्घायु हो गया है और मानव का अमरत्व
वास्तव में उसके द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया है। ये सब चीज़ें आज मानव जीवन का अधिकांश जो है इस सामाजिक आदान प्रदान में ही बीतता है तथा इसी सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से ही मानव ज्ञान सचित एवं सुरक्षित होता चलता है। मानव जीवन में सामाजिक आदान प्रदान के अनेक रूप और स्तर हैं। प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक उसका यह आदान प्रदान अनवरत रूप से जारी रहता है। इस आदान प्रदान को कुछ वर्गों में रखकर भी देखा जा सकता है, जैसे कि सामान्य शिष्टाचार का आदान प्रदान। शिष्टाचार को सभ्य या शिष्ट समाज के सामाजिक आदान प्रदान का जरूरी अंग माना जाता है। इस सामान्य शिष्टाचार का आरंभ प्रातः उठते ही शुरू हो जाता है, जब प्रातः उठते ही बहुत से घरों में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के अभिवादन सुप्रभात या प्रणाम या गुड मॉर्निंग से करते हैं। इस सुप्रभात करने के अनेक रूप हैं। कई भारतीय घरों में छोटे द्वारा बड़ों को प्रणाम करने से इसे संपन्न किया जाता है, तो कई घरों में अपनी अपनी भाषा में सुप्रभात कहकर इसे संपन्न किया जाता है। सुप्रभात का ही दूसरा रूप रात को सोते समय शुभ रात्रि की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ है, जो लगभग सुप्रभात के ही तरह संपन्न होता है। हालांकि विश्व में कई समाजों में इस प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान नहीं भी होता है, किंतु कई समाजों में इस प्रकार का जो सामाजिक आदान प्रदान है वो होता है। मानव जीवन में शिष्टाचार संबंधी आदान प्रदान दिन भर चलता रहता है। बच्चे स्कूल में अध्यापकों सहपाठियों के साथ काम करने वाले, अपने दफ्तरों के साथियों के साथ काम करने की जगह पर अपने उच्चासीन अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ तथा शिष्टाचार कभी नमस्कार, कभी सत श्री अकाल तो कभी किसी अन्य सांस्कृतिक रूप में निभाते हैं। शिष्टाचार संबंधी आदान प्रदान घर में या दफ्तर में किसी संबंधी या मेहमान के आने पर भी निभाया जाता है और दुनिया के हर एक भाषा में इसके लिए अभिवादन संकेत बने हुए हैं। कॉमन सी बातें जैसे नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, इस तरह के जो हैं इनको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह के जो हम संबोधन करते हैं इनको हम शिष्टाचार के रूप में लेते हैं। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों त्योहारों का आदान प्रदान। वर्ष भर में ऐसे कई त्यौहार और अवसर आते हैं जब लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हैं या स्वयं उन रस्मों त्योहारों में हिस्सा लेते हैं जो सामूहिक रूप से मनाई जाती हैं। जन्म संबंधी, विवाह संबंधी एवं दोहरावसान संबंधी 3 प्रमुख रस्में मानव समाज में निभाई जाती हैं। इन अवसरों पर डाक द्वारा बधाई, शोक के अतिरिक्त लोग इकट्ठे होकर भी इन रस्मों को सामूहिक रूप देकर पूरा करते हैं। जन्म के अवसर पर पूरा धार्मिक रस्म, कुछ गीत गाने संबंधी सामाजिक रस्में, विवाह के अवसर पर अनेक रस्में, गीत गाना, मेहंदी लगाना इत्यादि सामूहिक रूप से संपन्न होती हैं। ऐसे ही मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार का दफनाना आदि रस्में सामूहिक रूप से निभाई जाती हैं। बाद में शोक सभा में भी लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। ऐसे अनेक त्यौहार भी हैं जिन्हें सामूहिक रूप से बनाकर सामाजिक आदान प्रदान संपन्न होता है, जैसे होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस आदि। इन सभी त्योहारों के लिए हिंदी के पास समृद्ध शब्दावली है। इसका प्रयोग इस अवसर पर आदान प्रदान के लिए किया जाता है। इसके अलावा उच्च ज्ञान, कला, संस्कृति संबंधी आदान प्रदान गोष्ठियों, रचनाओं के सामूहिक पाठ आदि के रूप में संपन्न होते हैं। अगला है क्षेत्र प्रांतों के बीच आदान प्रदान। भारत के क्षेत्र प्रांतों के बीच आदान प्रदान हिंदी भाषा के माध्यम से अधिक संपन्न होते हैं। प्रांतों का परस्पर संस्कृति, शैक्षिक या प्रशासनिक आदान प्रदान चलता रहता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी के संपर्क भाषा होने के कारण आदान प्रदान हिंदी भाषा के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संघों पर हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदानता का माध्यम बनती है। हालांकि यह आदान प्रदान अनुवाद के माध्यम से ही संपन्न होता है। फिलहाल अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान का माध्यम है। अगला पॉइंट है इसका हमारा व्यावसायिक क्षेत्रों में आदान प्रदान, और ये लास्ट भी होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं अभी।
कृषि, प्रौद्योगिकी, व्यापार, प्रशासन ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें बहुविध रूप में सामाजिक आदान प्रदान होता है। आजकल तो शेयर बाजार में भी आदान प्रदान की बड़ी जगह बन गई है। मुंबई या दिल्ली आदि शहरों में हजारों आवाज़ें शेयर बाजार में हल्ला मचा रही हैं। यह आदान प्रदान ही है। इस प्रकार सामाजिक आदान प्रदान मानव जीवन में बेहद ज़रूरी है। सबसे सामान्य और सहज अंग है जो कई बार बिना जाने भी यांत्रिक रूप से करता रहता है। उसके सामाजिक संस्कार ऐसे बने हुए हैं कि उसके लिए यंत्र चालित ढंग का कार्य करता है। वास्तव में भाषा का सबसे अधिक विकास सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न रूपों के माध्यम से ही होता है और हिंदी इस क्षेत्र में काफ़ी विकसित भाषा है, क्योंकि इस भाषा में हर प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान के लिए शब्दावली तथा वाक्य विन्यास उपलब्ध है। कौन सी बात है? तो भाषा की शब्दावली तथा प्रयोगों में आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का काल निर्धारण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी की किसी रचना पर कहीं अंग्रेजी प्रभाव दिखाई देता है तो अवश्य ही वह रचना अंग्रेजी के संपर्क के बाद की होगी, आदिकाल या पूर्व मध्यकाल की नहीं। ऐसे में उस रचना की पृष्ठभूमि या उससे जुड़ी घटनाओं का भी काल निर्धारण हो जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों, दस्तावेजों आदि का भाषा उनके काल निर्धारण में बहुत सहायक होती है। ठीक है, तो ये हमारी ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको हम। अब बाकी का जो है अगले पार्ट्स में देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। लंबी होने के बाद आप भी बोर हो जाते हो और लोग देखने में पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबी वीडियो को। तो इसके बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन को कवर करते हैं हम। तो इसमें लगभग हमारे 4 या 5 यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, उनको हम देखते हैं और अगली वीडियो का वेट करो तक आप। अगर आपको लगता है कि ये मैंने आपके लिए हेल्पफुल है, मैंने मेहनत करी है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसी सब्जेक्ट के।